एसआरएच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की हरकतें इस बार जिस तरह की रही हैं, ये टीम एक बार फिर से हारने वाली है। आप देखो, ये टीम मेनली डिपेंड करती है अपनी बल्लेबाजी के ऊपर, जो कि इनका एक बहुत मजबूत पक्ष है। उसमें भी अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, ये दोनों खिलाड़ी जब जब रन बनाते हैं, टीम 80% से ज्यादा मैचेस जीतती है, और जब नहीं बनाते तो टीम स्ट्रगल करती है। इस बार 4 मैचेस में 2 बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों ने रन बनाए हैं, जिसमें से एक ही मुकाबला टीम जीत पाई है। और उसके अलावा लगभग 3 मैचेस में इन्होंने 200 से ऊपर का टोटल बनाया, फिर भी टीम उन मुकाबलों को नहीं जीत पाई। मेन प्रॉब्लम हो रही है इनकी गेंदबाजी के साथ, और गेंदबाजी तो मैं कहता हूं कि थोड़ी इंप्रूव हो गई है। अदरवाइज पिछले सीजन आप देखते तो स्पिन डिपार्टमेंट में काफी स्ट्रगल नजर आ रहा था। हर्ष दुबे इस टीम के साथ जुड़े हैं, तो उनका इकोनॉमी अगर आप देखें तो 8.30 का है। डिफिकल्ट ओवर भी उन्होंने डाले हैं, चाहे नई गेंद से डालना पड़े, पावर प्ले में 5वां 6वां ओवर डालना पड़े, फिर लेट आके गेंदबाजी करनी पड़े, तो विकेट भी निकाले हैं, कंट्रोल भी किया है गेम को। तो क्योंकि उन्होंने डिफिकल्ट ओवर्स डाले हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो उनकी गेंदबाजी अच्छी रही है। और रही बात, अगर उनको एज अटैकिंग स्पिनर इस्तेमाल किया जाए तो गेंदबाजी करने के लिए वो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी उनको थोड़ा डिफरेंट रोल में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए उनके नाम के आगे आपको उतने ज्यादा विकेट देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा, शिवांग कुमार जब से इस टीम में आए हैं, तो उन्होंने इस टीम की दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश की है, और शायद वो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं। रीजन इज कि इन दोनों के परफॉर्मेंस करने से भी टीम नहीं जीत पा रही है। मिडिल ओवर्स में शिवांग कुमार ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है, और जो भी मैचेस थोड़े बहुत बने, चाहे वो लखनऊ के खिलाफ हो, चाहे वो लास्ट मैच हो, वो शिवांग कुमार के स्पेल से ही बने थे। लेकिन फास्ट बॉलिंग इतनी खराब हो रही है कि ये दोनों मिलके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर आप जाओ तो नीतीश कुमार रेड्डी एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनका इकोनॉमी है 10 का। बाकी जो इस टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जयदेव उनादकट, जो नई गेंद भी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर का जिम्मा भी उनके ऊपर है। 4 मैचेस में 4 विकेट और इकोनॉमी है 10.90 का। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इकोनॉमी इनके फास्ट बॉलर्स के बहुत ज्यादा हायर साइड पर है, प्लस विकेट भी नहीं मिल रहे। या तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर विकेट मिल रहे हो, आपके लिए कोई विकेट निकाल के दे रहा हो, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती इकोनॉमी रेट से। एक तो विकेट नहीं मिल रहे, फिर इकोनॉमी भी हायर साइड पर है। ऐसे में आप एहसान मलिंगा को देखो, जो मेन फास्ट बॉलर की तरह खेल रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर के कोटे से खेल रहे हैं, उनके 3 ही विकेट हैं, और उनका इकोनॉमी है 11.36, 11.5 के आसपास का आप इसको मान लीजिए। उसके बाद पर्पल पटेल, जो 2 बार पर्पल कैप ले चुके हैं, और इस बार उनको अभी तक कोई विकेट ही नहीं मिला है, और उसके बाद उनका इकोनॉमी है 12.26। तो एक तरह से ये रन मशीन बने हुए हैं। और रन मशीन ये अकेले नहीं है, इससे पहले ये एक और रन मशीन खिला रहे थे, जो पहले 2 मैचेस में खेली। पेन, जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उनका इकोनॉमी था 14 का, और उन्होंने 2 विकेट लिए थे, वो एक ही पारी में उनको मिल गए थे 2 बॉल के अंदर। बाकी कोई भी फास्ट बॉलर ना तो विकेट ले पा रहा है, ना रन कंटेन कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टीम के लिए हो रही है, और उसके बावजूद भी इनकी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलिंग में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट की बात करें, तो उन्होंने उसको बेंच पे बिठा रखा है। प्रफुल्ल हिंगे, शिवम माबी, ओमकार तरमाले, साकिब हुसैन, ये वो फास्ट बॉलर हैं जो अच्छी गति पर भी गेंदबाजी करते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद आए हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें से किसी ना किसी को मौका देना चाहिए। जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, और दोनों काफी टाइम से खेल रहे हैं। अब जयदेव उनादकट का अगर आप देखो, तो जिस पेस पर वो ऑपरेट करते हैं, वो पेस मुझे लगता है कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। आपके वेरिएशंस इजीली पकड़े जाते हैं। जब आपकी पेस में डिफरेंस होता है ना, तेज वाली गेंद आपकी बहुत तेज होती है, 140 के आसपास हो, स्लो वाली गेंद आपकी 110 120 के आसपास हो, तो वो डिफरेंस होता है। बैट्समैन कभी पकड़ भी लेना, तब भी उस पर बड़ा शॉट लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जब माइनर सा डिफरेंस होता है और आपकी पेस बहुत कम होती है, तो एडजस्ट करना कई बार थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो 4 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, इनमें से कम 2 को खिलाना चाहिए। लास्ट मैच में टॉस के वक्त ईशान किशन ने कहा भी था कि प्रफुल्ल हिंगे डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन फिर लास्ट मैच प्रफुल्ल हिंगे नहीं खेले। जयदेव उनादकट दोबारा आ गए एज ए इंपैक्ट प्लेयर। आना था प्रफुल्ल हिंगे को, लेकिन जयदेव उनादकट आ गए एज ए इंपैक्ट प्लेयर। तो एक तो चेंज इनको ये करना चाहिए। अब उसमें चॉइस देखो शिवम माबी की भी है, बट आई थिंक लास्ट मैच में अगर इन्होंने प्रफुल्ल हिंगे को प्रेफर किया था, तो अगले मैच में भी इनको प्रफुल्ल हिंगे को प्रेफर करना चाहिए। फिर मिडिल ओवर्स में हर्षल पटेल की जगह साकिब हुसैन को खिलाइए। उनके पास अच्छी पेस है, अच्छा वेरिएशंस हैं, अच्छे स्लोअर वंस हैं, अच्छी यॉर्कर भी मार सकते हैं, अच्छा बाउंसर भी है, और तीखे तेज गेंदबाज है। मेरे हिसाब से अगर आप उनको खिलाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो डिफरेंस डालेंगे। ये जो 12.26 का इकोनॉमी है, उससे कम पे ऑपरेट करेंगे, और विकेट भी निकाल के दिखाएंगे। इस संबंध जो गेम की किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकता है, आपके लिए वन चेंज भी कर लेगा। देखो, प्रॉब्लम इनके लिए ये रही कि नई गेंद का गेंदबाज नहीं था, तो एक एंड से तो इन्होंने हर्ष दुबे को नई गेंद का गेंदबाज बना दिया, जिसमें बैट्समैन कोई भी हो, या हर्ष दुबे को सामने भेज देते हैं। लास्ट मैच में ईशान किशन ने क्या किया कि मैचअप था, सामने प्रियांक
चांस आ रहे थे फिर भी हर्ष दुबे को गेंद दे दी। वो शायद एक टेक्निकल एरर थी जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। आप अपने बॉलर को सिचुएशन के हिसाब से भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे केकेआर के खिलाफ फिन एलन थे तो वहाँ इस्तेमाल किया, वो एकदम मास्टर स्ट्रोक था तो वो मैचअप बनता था तो आपने इस्तेमाल किया। तो नई गेंद का एक गेंदबाज तो इन्होंने हर्ष दुबे को बना रखा है। दूसरा कम से कम इनको चाहिए जहाँ पर ये जयदेव उनादकोट को खिला रहे हैं तो वो प्रफुल्ल इंगे हो जाते हैं। फिर मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो साकिब हुसैन को खिलाना चाहिए। एंड आई थिंक देखो अगर ये जो नए प्लेयर हैं इनके पास एक्सपीरियंस जरूर नहीं है बट इनके पास पोटेंशियल है, काबिलियत है कि अगर मौका मिलेगा तो ये अच्छा कर सकते हैं। जैसे पुराने प्लेयर पिट रहे हैं वैसे ये भी आके एक आधा मैच अगर खराब भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बॉलर आपके लिए क्लिक कर गया तो आपकी टीम की बेहतरी हो सकती है। आने वाले साल के लिए भी इनको शायद देखना चाहिए। उसके बाद बल्लेबाजी में मैं जहां पर प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि पिछले मैच में इन्होंने 6 ओवर में 200 बनाया, लेकिन जहां 250 बनाना चाहिए था एंड में इन्होंने उसमें से कम 30 रन कम बनाए। और जब आपने 30 रन कम बनाए मतलब आपका मिडिल ऑर्डर एक प्रॉब्लम है उसमें, स्पेशली हेनरिच क्लासन जिन्होंने 182 रन बनाए हैं बट स्ट्राइक रेट है 140 का। जहां आज की डेट में 200 सवा 200 बहुत इजीली बन रहा है, टीमें 250 भी आसानी से बना दे रही हैं। और मिडिल ऑर्डर में डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट जो है वो 170-80 से कम होते ही नहीं है। आप जनरली आप किसी भी टीम के बैट्समैन के स्ट्राइक रेट देख लीजिए 160 के तो कम से कम ऊपर ही मिलेंगे। कोई थोड़ा बेटर खेल रहा है तो 170 होगा, अदरवाइज 180 होगा। और उसमें अगर हेनरिच क्लासन का स्ट्राइक रेट 140 का है तो रन तो भाई साहब आपने बनाए हैं लेकिन मैच जिताने वाले रन नहीं बनाए, आपने मैच हराने वाले रन बनाए हैं। और आपको ऊपर बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला है। 4 नंबर पर आपको बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आप कैश इन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न शायद ये हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब वो खेलते नहीं हैं, तो वो एक वजह मेरे हिसाब से मुझे लग रही है, क्योंकि वो उस तरह की फॉर्म में ही नज़र नहीं आ रहे। उस तरह की टाइमिंग टच जो हेनरिच क्लासन से आप पिछले सालों में देखते थे वो दिखाई नहीं दिया। फिर ईशान किशन की कप्तानी भी थोड़ा सा इन क्वेश्चन रहेगी, जैसे हर्ष वाला डिसीजन मैं बता रहा हूँ, वैसे ही कुछ और बॉलिंग चेंजेस भी हैं जो ईशान किशन की तरफ से बहुत अच्छे नहीं हुए। फिर उनका भी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, लंबी पारी नहीं आ रही है, रन बन रहे हैं लेकिन उस तरह की पारी नहीं आ रही जैसे उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। देन नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-2 पारियां खेली हैं लेकिन उनको काफी ऊपर नीचे किया जा रहा है। देन अगर नीचे आ जाओ फिर अनिकेत वर्मा, उन्होंने 1 पारी खेली और मौके उनको 2-3 ऊपर और मिल चुके हैं, शायद वो कैश इन नहीं कर पाए। उसके नीचे आ पाओ सलील अरोरा को भी मौके मिले हैं, वो भी उस तरह से अच्छा नहीं कर पाए। कुछ प्लेयर फेल भी हो रहे हैं, कुछ प्लेयर लंबी पारी खेल के भी वो स्ट्राइक रेट मैच नहीं कर पा रहे ना। हेनरिच क्लासन पिछले मैच में जहां 6 ओवर में 100 रन बन गए और हेनरिच क्लासन आने के बाद रना बॉल बल्लेबाजी कर रहे थे, ज्यादा अंतर नहीं था, मतलब 2 गेंदें कम थी उनकी। पहली 15 गेंद में 15 पे 17 या कुछ इस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी। वो तो लास्ट में एक आधा छक्का वक्का लगा के उन्होंने एक डिसेंट सी दिखने वाली पारी के रूप में अपनी इनिंग को खत्म कर दिया, अदरवाइज तो इससे भी बुरा हाल होने वाला था। वहीं अगर दूसरी तरफ आरआर की टीम देखो तो उधर आप इनके जो टॉप 3 हैं, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जोरेल। वैभव सूर्यवंशी का तो स्ट्राइक रेट 266 का है, वो तो अनमैचेबल हो गया एक तरह से। यशस्वी जायसवाल पहले मैच में रना बॉल पारी खेली थी, वो छोटा सा टोटल चेज कर रहे थे 128 रन का, तो 35 बॉल 35 रन की पारी उन्होंने खेली थी। उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 164 का है। अगले 2 मैचेस में उन्होंने भी तुड़ाई की अच्छी तरह से। उसके बाद ध्रुव जोरेल जो उस स्ट्राइक रेट के लिए जाने नहीं जाते, उनका स्ट्राइक रेट 181 का है। 2 बड़ी जबरदस्त पारियां ध्रुव जोरेल खेल चुके हैं इस सीजन। तो ये टीम जो है ना टॉप 3 जितना कंसिस्टेंट है, जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। जीटी की बात बहुत की हमने, व्यूअर्स हमारे करते रहते हैं कि जीटी की टीम का टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, सॉलिड है, तीनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में। और ऐसे ही राजस्थान रॉयल्स की टीम का है कि रन भी बना रहा है, बट डिफरेंस है मेन स्ट्राइक रेट का, इम्पैक्ट का, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की। फिर ध्रुव जोरेल सॉलिडिटी, स्ट्राइकिंग, फिनिशिंग, इस बार सब कुछ मिल रहा है जो पिछले साल नहीं मिल पा रहा था। प्रॉब्लम शायद राजस्थान रॉयल्स को वहीं होगी जहां पर एक बल्लेबाज शॉर्ट रह जाएंगे। बाकी रियान पराग की कप्तानी बड़ी अंडररेटेड जा रही है। जिस तरह से उनके बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं, जितना काम वो रह रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले सीजन काफ़ी क्रिटिसिज्म उनका हुआ था उनकी कप्तानी को लेके, और सही भी था क्योंकि बहुत जल्दी उनको कप्तानी मिल गई। फिर डिसीजन मेकिंग जिस तरह से हो रही थी, इस बार उनको प्रिपेयर किया गया, बहुत पहले उनको बता दिया गया था कि वो इस टीम की कप्तानी करने वाले हैं, तो मेंटली भी प्रिपेयर थे। कुमार संगाकारा ने आके भी जिस तरह से स्ट्रेटजीज इनको बना के दी हैं और चीज़ें हुई हैं, तो उस हिसाब से एक मैनेजमेंट को भी जाता है उसका क्रेडिट। फिर रियान पराग ने ऑन द फील्ड जिस तरह से जो कामनेस दिखाई है, डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो एमआई के खिलाफ हो, हालांकि वहाँ पर
पर उतना चैलेंज नहीं हुए थे उस मैच में। मेनली जीटी के खिलाफ जहां मैच एकदम से फंस गया था, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने जाके मैच लड़ा दिया, उधर मुझे लगता है कि वो अच्छे साइंस उन्होंने वहां पर दिखाए थे। उसके बाद आरसीबी के खिलाफ जितना तेजी से स्टार्ट हो गया था, रवि बिश्नोई को लेके आए, जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किया, आई थिंक बहुत कमाल के डिसीजन थे और अच्छी कप्तानी अभी उनकी दिख रही है। फास्ट बॉलिंग इनकी सबसे जबरदस्त नजर आ ही रही है। जोफ्रा आर्चर जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर नांद्रे बर्गर हैं। जोफ्रा आर्चर जो T20 वर्ल्ड कप में काफी पिटाई हो रही थी, ना गेंद स्विंग हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, इधर हो रही है। और उनको थोड़ा इस्तेमाल भी दूसरी तरह से किया गया है कि डेथ में उतना ज्यादा उनके ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हैं, जल्दी खत्म करवा देते हैं। नांद्रे बर्गर को भी उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि इनके पास संदीप शर्मा है जिनको मेनली ये डेथ में इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक इनका ना बड़ा सेटल्ड कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ब्रजेश ने भी बड़ा इंप्रेस किया है अपनी गेंदबाजी से, स्पेशली मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करवानी हो तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट बॉलर है। जिस तरह से वो पेस को बैरी करते हैं, अच्छा हिट करते हैं, स्लो रन्स वगैरह डालते हैं, यॉर्कर वगैरह भी अच्छी डालते हैं। थोड़ा मैंने उनको बंगाल प्रो T20 लीग में देखा था, जैसे आजकल लुंगी अंगीड़ी गेंद डालते हैं ना कि डिप करके नीचे की तरफ आती है और वहां पर यॉर्क कराते हैं, तो वैसे ही गेंद मैंने इनको बंगाल प्रो T20 लीग में डालते हुए देखा था। अभी तक आईपीएल में आपने नहीं देखी है, माइट भी आपको आने वाले मैचेस में इनसे देखने को मिल जाए। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई भी विकेट्स निकाल रहे हैं जो नहीं निकालते थे अभी तक आईपीएल, अगर आप देखो, और इसी वजह से वो इंडियन टीम से बाहर गए थे। जो चीज़ मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई ने इस बार थोड़ी सी बेटर की है कि जैसे उन्होंने विराट कोहली को जो गुगली डाली थी, वैसे अगर आप उनको गुगली डालते हुए देखो तो थोड़ा फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री पर गुगली डालते हैं, लेकिन विराट वाला जो गेंद था उन्होंने हवा दी थी, और शायद हवा दी थी इसीलिए विराट को लगा कि ये लेग स्पिन है और वो लेग स्पिन के लिए खेले और फिर गुगली को वो रीड नहीं कर पाए। तो रवि बिश्नोई इस बार थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो गुगली डालते हुए पेस कम हो रही है और गुगली में जो गेंद को हवा दे रहे हैं। जनरली वो फ्लैट वाली गुगली ही डालते थे, तो ये एक चीज हो गई है जिसकी वजह से बैट्समैन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। उसको लगता है कि ये लेग स्पिन है, चूंकि गेंद हवा में गई है, लटकाई है बॉलर ने, तो उस वजह से वो लेग स्पिन समझ के खेल जा रहा है, और गुगली को पढ़ना उस वाली को स्पेशली जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। अभी लेग स्पिन उन्होंने उतनी ज्यादा दिखाई नहीं है, एक आधा डिलीवरी अगर छोड़ दें, बट आई थिंक वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसी वजह से उनको विकेट्स मिल रहे हैं। रविंद्र जडेजा को भी बहुत स्मार्टली यूज किया है, ज्यादा गेंदबाजी नहीं करा रहे कि यार सीनियर गेंदबाज है तो आपको कराना ही है, ओवर करानी है, जरूरत पड़ती है, मैचअप है, तभी रविंद्र जडेजा आके एक आधा ओवर की गेंदबाजी करते हैं। एंड आई थिंक ये क्रेडिट जो है वो कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को ज़्यादा जाएगा, जिस तरह से रविंद्र जडेजा का इस्तेमाल हो रहा है। ये मुकाबला बैटिंग वर्सेस बैटिंग होगा या बॉलिंग वर्सेस बैटिंग होगा, क्योंकि बॉलिंग तो राजस्थान रॉयल्स की बड़ी सॉलिड है, बैटिंग उधर अच्छी है, बट उधर की बैटिंग अगर आप देखो तो उस हिसाब से चल नहीं रही है। अगर बैटिंग चल रही होती तो मैं कहता कि बॉलिंग वर्सेस बैटिंग होगा, और इस वक्त मेरे हिसाब से तो हैदराबाद की टीम दोनों डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही है। मेनली वही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छी शुरुआत उन्होंने दिला दी तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर वैसे फायर नहीं कर रहा जैसे उनको करना चाहिए, और ऊपर से अब राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी जैसी होगी, हाँ विकेट जरूर देखना पड़ेगा। हैदराबाद में मैच है, वहां पर विकेट आपको किस तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी एक चीज़ रही है, अभी तक गुवाहाटी में उन्होंने 4 में से 3 मैचेस खेले हैं जहां कंडीशंस रही हैं, फास्ट बॉलर्स को मदद मिली है, तो वो उनके लिए थोड़ा ईजी भी बनाया है। अब यहाँ देखना रहेगा कि कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी तो नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और बाकी गेंदबाज किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बड़ा ग्राउंड है तो शायद रवि बिश्नोई के लिए आसानी होगी, बाकी इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे हिसाब से। बट आई थिंक राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर जैसे बैटिंग कर रहा है, एक आधा फेलियर तो आएगा बीच में, वैभव सूर्यवंशी का, यशस्वी जायसवाल का या ध्रुव जुरैल का, बट ये काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहने वाले हैं और एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्टिव भी रहने वाले हैं। तो राजस्थान रॉयल्स को रोकना इस बार आसान नहीं रहने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने हाइप नहीं किया इस वीडियो को तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।